जय हिंद। स्वराजिस्ट और नो चेंजेस के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले सेशंस में ख़त्म कर दी थी। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे इमरजेंस ऑफ न्यू फोर्सेस के बारे में। जब एनसीएम ओवर हुआ तो एक तरफ तो स्वराजिस्ट और नो चेंजेस की बातचीत चल रही थी, दूसरी तरफ इसी फेज़ के दौरान हमारे नेशनल स्ट्रगल में, हमारे पॉलिटिक्स में कई सारे नए फोर्सेस का इमरजेंस देखने को मिल रहा था। जैसे सोशलिस्टिक ट्रेंड में ग्रोथ देखने को मिलेगी, जैसे कई सारे ट्रेड यूनियंस फॉर्म होंगे, जैसे बहुत सारे नए यंग लीडर्स का इमरजेंस देखने को मिलेगा। इसी सब के बारे में आज अपने को बातचीत करनी है। सबसे पहले तो हम देखेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन, फिर बात करेंगे स्प्रेड ऑफ मार्क्सिस्ट एंड सोशलिस्टिक आइडियाज़। सोशलिज्म जो कि आगे चल के हमारे कंट्री के फ्यूचर को शेप करेगा, उसकी फाउंडेशन, उसकी शुरुआत यहाँ से हुई है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। इसी फेज़ के दौरान कई सारे अदर डेवलपमेंट्स हुए जिनके बारे में आज अपन बात करेंगे। और फिर एक रिवॉल्यूशनरी ट्रेंड इमर्ज होगा, एक रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का दौर शुरू होगा, उसके बारे में भी आज अपन बातचीत करेंगे, पढ़ेंगे। देखो शुरू करते हैं। ये अपने को समझ में आ रहा है कि 20th सेंचुरी के थर्ड डेकेड में एक तरफ बात चल रही है प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स के बारे में, लेकिन इसी सेम टाइम पे बहुत सारी ऐसी प्रोमिनेंट, ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी जो कि आगे जाके हमारे नेशनल मूवमेंट को, हमारी हिस्ट्री को शेप करेंगी। और वो दो तीन चीज़ें क्या हैं? एक तो ये जो मासेज हैं, इनका पार्टिसिपेशन ट्रू सेंस में अब नेशनल मूवमेंट में हो गया है। ट्रू सेंस में हर एक सोसाइटी का स्ट्रेटा, हर एक सोसाइटी का सेक्शन अब नेशनल मूवमेंट में कॉन्स्टेंटली पार्टिसिपेट करेगा। जैसे एनसीएम के दौरान हमने देखा कि पीजेंट्स ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया, विमेन ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया, स्टूडेंट्स ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। मतलब ट्रू सेंस में इंडियन मासेस की एंट्री हो गई है नेशनल मूवमेंट में। दूसरा, एक बेसिक क्रिस्टलाइजेशन आ गया है इंडिया के पॉलिटिकल सीन में। एक बेसिक क्लैरिटी आ गई है। कल तक जो चीज़ें रीजनल लेवल पे हो रही थी, अब वो नेशनल लेवल पे हो रही हैं। और नेशनल लेवल पे होने के पीछे का रीज़न क्या है? एक बहुत टावरिंग पर्सनैलिटी आ गई है, गांधी जी। और गांधी जी का आइडिया है सत्याग्रह। गांधी जी बात कर रहे हैं ट्रुथ के बारे में, गांधी जी बात कर रहे हैं नॉन वायलेंस के बारे में। अब जितने भी पॉलिटिकल ट्रेंड्स हैं उस टाइम पे हमारे कंट्री में, वो या तो गांधी जी के फेवर में हैं या गांधी जी के अपोज में हैं। मतलब एक बेसिक क्लैरिटी है कि यार या तो हम गांधी जी के आइडिया को सपोर्ट कर रहे हैं या उसको अपोज कर रहे हैं। और जब एक क्लैरिटी आ जाएगी तो नेशनल मूवमेंट को आगे बढ़ाना थोड़ा इजी हो जाएगा। और तीसरा, इसी फेज के दौरान खूब सारा इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। खूब सारा मार्क्सिज्म का इन्फ्लुएंस, खूब सारा सोशलिज्म का इन्फ्लुएंस, खूब सारा कम्युनिज्म का इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। एक जो प्रोमिनेंट इवेंट हो रहा होगा इसी दौरान, रशियन रिवॉल्यूशन, उस रशियन रिवॉल्यूशन का जो इम्पैक्ट है वो बेहद ज़्यादा देखने को मिलेगा हमारे इंडियन सोसाइटी के ऊपर, हमारे इंडियन सोसाइटी के यंग लीडर्स के ऊपर। तो एक चीज़ तो अपने को ये समझ में आ रही है कि इस थर्ड डेकेड के दौरान, स्पेशली एनसीएम के ओवर होने के बाद, बहुत सारे प्रोमिनेंट डेवलपमेंट्स हमारे कंट्री में हो रहे हैं। बहुत सारे प्रोमिनेंट डेवलपमेंट्स हमारे नेशनल स्ट्रगल में हो रहे हैं। इसमें से जो सबसे स्ट्रॉन्ग आइडिया निकल के आएगा वो आएगा सोशलिज्म का, जो कि आगे चल के हमारे कंट्री को, हमारे कंट्री के फ्यूचर को शेप करेगा। इसको अपन देखते हैं। देखो हुआ ये कि मार्क्सिज्म और सोशलिज्म का जो आइडिया है वो हमारे कंट्री में स्प्रेड होने लगा। बेसिकली कांग्रेस के अंदर ही एक यंग लीडर्स का इमरजेंस देखने को मिलेगा, जो कि कांग्रेस के अंदर ही लेफ्ट विंग की शुरुआत करेंगे, जो कि इंस्पायर्ड होंगे मार्क्सिज्म से, जो कि इंस्पायर्ड होंगे सोशलिज्म से, जो कि कुछ हद तक एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ऐसा भी है कि कम्युनिज्म से भी इंस्पायर्ड होगा। ये जो सोशलिज्म और मार्क्सिज्म से इंस्पायर्ड थे कांग्रेस के यंग लीडर्स, उनको लीड कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको लीड कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस। और ये जितने भी यंग लीडर्स थे ये इंस्पायर्ड थे सोवियत रिवॉल्यूशन से, रशियन रिवॉल्यूशन से। कुछ हद तक ये लोग गांधी जी का जो पॉलिटिकल प्रोग्राम था उससे डिससेटिस्फाइड थे, या फिर ये कहें कि गांधी जी का जो प्रिंसिपल था नॉन वायलेंस का, जो प्रिंसिपल था सत्याग्रह का, उससे जो अचीवमेंट्स मिल रहे थे उससे डिससेटिस्फाइड थे। बेसिकली एनसीएम हुआ, एनसीएम ने फाउंडेशन रखी, बड़ा मजबूत था एनसीएम, लेकिन उसका आउटकम नहीं निकला। और यंग लीडर्स, यूथ में आदमी की ये टेंडेंसी होती है कि उसको लगता है कि ये बुढ़ा आदमी कुछ नहीं कर रहा है, इसका कोई अचीवमेंट नहीं है। तो यंग थोड़ा एनर्जेटिक होता है, यंग इंसान को थोड़ा होता है कि चीज़ें जल्दी जल्दी की जाएं। तो वो ट्रेंड यहाँ भी देखने को मिल रहा है कि जो यंग लोग हैं ये एकदम से
कंट्री के इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल इल्स को रेडिकली सॉल्व करना चाहते हैं। और ये इंस्पायर्ड है मार्क्सिज्म से, ये इंस्पायर्ड है सोशलिज्म से। कांग्रेस के अंदर ही एक लेफ्ट विंग की इमरजेंस देखने को मिल रही है और इस लेफ्ट विंग को या इस लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी को लीड कर रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जो कि उस टाइम के यंग लीडर्स हुआ करते थे। ये जो यंग लीडर्स हैं ये ना तो स्वराजिस्ट के फेवर में हैं और ना ये नो चेंजेस के फेवर में हैं। स्वराजिस्ट जो काउंसिल में कर रहे हैं उससे भी ये लोग सेटिस्फाइड नहीं है और नो चेंजेस ये जो बॉयकॉट का प्रोग्राम चला रहे हैं उससे भी ये सेटिस्फाइड नहीं है। इनको चाहिए रेडिकल सॉल्यूशन। ये जितने भी यंग लीडर्स हैं ये कह रहे हैं कि हमें एंटी इंपीरियलिस्टिक लाइन को मेंटेन करना चाहिए और हमें सिर्फ स्वराज डिमांड नहीं करना चाहिए, हमें डिमांड करना चाहिए पूर्ण स्वराज, हमें डिमांड करना चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और ये जो यंग लीडरशिप है ये अल्टीमेटली कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बातचीत करने की शुरुआत करेगी। ये जो यंग लीडरशिप है ये आसपास दुनिया भर में जितने भी इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे हैं उनसे इन्फ्लुएंस्ड है, उनकी इनको खूब सारी अवेयरनेस है। ये लोग कह रहे हैं कि हमें नेशनलिज्म को प्रमोट करना चाहिए, हमें एंटी इंपीरियलिज्म को प्रमोट करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमें सोशल जस्टिस की भी बातचीत करनी चाहिए। हमें हमारी सोसाइटी में जो सोशल इल्स हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, जो बराबरी नहीं है, उसको भी दूर करने के लिए काम करना चाहिए। दिस यंग क्लास ऑफ लीडर्स रेज्ड क्वेश्चंस ऑफ इंटरनल क्लास ऑपरेशन बाय कैपिटलिस्ट एंड लैंडलॉर्ड्स। ये जो कैपिटलिस्ट हैं, ये जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जो कि हमारे देश के हैं, ये जो क्लास, वर्किंग क्लास को ऑपरेस करते हैं, ये जो ब्रिटिशर्स के लिए काम करते हैं, इसको भी हमें रिमूव करने के लिए और सोशल जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए काम करना चाहिए। देखो बेसिक आइडिया है, इसमें रटने जैसा कुछ है नहीं। अपने को ये समझने की ज़रूरत है कि कहानी कैसे फ्लो कर रही है। कहानी फ्लो ऐसे कर रही है कि एनसीएम हो गया है और एनसीएम जो है उसको एब्रप्टली एंड कर दिया गया है। एब्रप्टली एंड करने की वजह से दो तीन सेक्शंस इमर्ज हो रहे हैं। एक तरफ तो अपन ने पढ़ा प्रो चेंजेस और नो चेंजेस का जो इमरजेंस हुआ, उसकी पूरी कहानी अपन ने देखी। दूसरी तरफ यंग लीडर्स इमर्ज हो रहे हैं और ये जो यंग लीडर्स हैं ये सोशलिस्टिक आइडियाज से इंस्पायर्ड है, ये मार्क्सिस्ट आइडियाज से इंस्पायर्ड है। अच्छा, जो आदमी सोशलिज्म से इंस्पायर्ड होगा वो वर्किंग क्लास की भी बात करेगा, वो लिमिटेड तौर पे प्राइवेट सेक्टर की भी बात करेगा, वो सोशल जस्टिस की भी बात करेगा। और वो क्योंकि यंग लीडर है तो उसको ऐसा होगा कि यार जल्दी जल्दी सॉल्यूशन निकलना चाहिए, रेडिकल सॉल्यूशन निकलना चाहिए। इकोनॉमिक प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दो, पॉलिटिकल प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दो, सोशल प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दो। ये जो यंग लीडरशिप है हमारी, इसके दो तीन प्रोमिनेंट चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। एक तो इन्होंने पूर्ण स्वराज की डिमांड करने की शुरुआत करी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बातचीत इसी यंग लीडरशिप ने करने की शुरुआत करी। दूसरा, ये नेशनलिज्म की बात करेंगे, ये एंटी ब्रिटिश मूवमेंट की बातचीत करेंगे, लेकिन साथ ही साथ ये लोग बहुत एक्सेसिवली फोकस करेंगे सोशल जस्टिस के ऊपर। साथ ही साथ ये बात करेंगे वर्किंग क्लास के वेलफेयर के लिए, ये बात करेंगे विमेंस के वेलफेयर के लिए, ये बात करेंगे जो ऐसा स्ट्रेट ऑफ सोसाइटी है जिसको दबाया जा रहा है, ऑप्रेस किया जा रहा है, उसके वेलफेयर के लिए। तो ये सारी चीज़ों को इंक्लूड करेंगे, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल इल्स सभी के ऊपर ये बातचीत करने की शुरुआत करेंगे। अच्छा, एक तरफ तो ये मार्क्सिस्ट आइडियाज़ और सोशलिस्टिक आइडियाज से इंस्पायर्ड लेफ्ट विंग का इमरजेंस देखने को मिलेगा कांग्रेस में, जिसको लीड करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। इसी दौरान अदर डेवलपमेंट्स भी हो रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को फॉर्म किया जाएगा 1920 में ताशकेंत में, जो कि आजकल उज्बेकिस्तान की कैपिटल है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को फॉर्म किया जाएगा 1920 में, कहाँ पे? ताशकेंत में, जो कि आज की डेट में उज्बेकिस्तान की कैपिटल है। और इसको फॉर्म करेंगे एम.एन. रॉय, अबनी मुखर्जी और बहुत सारे लोग। प्रोमिनेंट नाम कौन है? एम.एन. रॉय। और इसको फॉर्म किया जाएगा आफ्टर द सेकेंड कांग्रेस ऑफ कॉमिंटर्न। कॉमिंटर्न की बातचीत अपन ने पिछले सेशन में भी की थी। बेसिकली ये इंटरनेशनल मीटिंग थी, ये 1919 में हुई मॉस्को में, और इसका प्राइमरी फोकस था कि दुनिया भर में हमें कम्युनिज्म को प्रमोट करना है। कॉमिंटर्न की ये जो मीटिंग हुई, जिसको कॉमिंटर्न बुला रहे हैं अपन, जिसमें बात की गई कम्युनिज्म को प्रमोट करने की, इसमें एम.एन. रॉय साहब वॉज फर्स्ट टू बी इलेक्टेड टू द लीडरशिप ऑफ कॉमिंटर्न। कॉमिंटर्न की लीडरशिप में इलेक्ट हुए थे एम.एन. रॉय,
और जब एम एन रॉय इतने हेविली इंस्पायर्ड थे कम्युनिज्म से, तो बट ऑब्वियस सी बात थी कि उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की फाउंडेशन रखी 1920 में। कहाँ पे रखी? ताशकंद में रखी। ताशकंद जो कि आज की डेट में उज्बेकिस्तान की कैपिटल सिटी है। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, इसको इंडिया में फॉर्मलाइज किया गया 1925 में। 1925 में इंडियन कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई। कहाँ पे हुई? कानपुर में हुई। और इसने फॉर्मलाइज किया फाउंडेशन ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को। हालांकि फॉर्म तो एम एन रॉय साहब ने 1920 में ही कर दिया है, बट आपको किताबों में देखने को मिलेगा कि एम एन रॉय साहब ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को फॉर्म किया 1925 में। उसका रीज़न क्या है? बिकॉज कानपुर में इंडियन कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई और उसने फॉर्मलाइज किया फाउंडेशन ऑफ सीपीआई को 1925 में। और बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए, जैसे 1924 में कई सारे कम्युनिस्ट लीडर्स को, जैसे एस.ए. डांगी, जैसे मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता, इनको जेल में डाल दिया गया फॉर कानपुर वॉल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस। ये कानपुर वॉल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस क्या है? अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो इनके ऊपर, ये जितने भी कम्युनिस्ट लीडर्स थे, इनके ऊपर आरोप लगाया गया कि ये प्लान कर रहे हैं ब्रिटिश क्राउन को ओवरटर्न करने की। मतलब वहाँ पे ब्रिटेन में जो रानी बैठी हुई है उसको ओवरथ्रो करने की ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं, उसके क्राउन को पलटने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं, उसकी ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं। ये जो वॉल्शेविक टर्म है ये आया है रशियन रिवॉल्यूशन से, और रशियन रिवॉल्यूशन का प्राइमरी एस्पेक्ट ये था कि वर्किंग क्लास ने वहाँ के राजाशाही को ओवरथ्रो किया था। जार जो वहाँ का हुआ करता था उस जार को हटाया था और एक स्टेट स्टैब्लिश किया था। ऐसे ही कुछ प्लानिंग कर रहे थे ये लोग, ऐसा आरोप लगाया गया कम्युनिस्ट लीडर्स के ऊपर इस कानपुर वॉल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस में, और कहा गया कि ब्रिटेन की रानी को उसकी गद्दी से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, हटाने की प्लानिंग कर रहे हैं ये कम्युनिस्ट लीडर्स, और इसके चलते इनको 1924 में जेल किया गया। 1929 में जब कम्युनिस्ट एक्टिविटीज़ थोड़ा ज़्यादा बढ़ने लगी तो 1929 में गवर्नमेंट ने कम्युनिस्ट लीडर्स के ऊपर क्रैकडाउन की शुरुआत करी, उनको अरेस्ट करने की शुरुआत करी। लगभग 31 लीडिंग कम्युनिस्ट लीडर्स को, ट्रेड यूनियन के लीडर्स को और लेफ्ट विंग लीडर्स को अरेस्ट किया गया और इनको ट्राई किया गया मेरठ में, और इसको बुलाया जाता है मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस। कानपुर वॉल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस कब हुआ? 1924 में हुआ। ईयर तो याद रख ही लेना और थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया भी याद रखना कि क्यों था, क्या हो रहा था इसमें। और ये जो मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस है ये कब हुआ? 1929 में हुआ। मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस में बेसिकली कहानी ये थी कि जितने भी कम्युनिस्ट लीडर्स थे इनके ऊपर गवर्नमेंट ने आरोप लगाया कि ये वर्किंग क्लास को ऑर्गेनाइज करके एक हाई लेवल की स्ट्राइक करना चाहते हैं सरकार के अगेंस्ट में, अनरेस्ट क्रिएट करना चाहते हैं सरकार के अगेंस्ट में, और इन लीडर्स को ट्राई किया गया मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस में। इनफैक्ट वर्कर्स को, पीजेंट्स को ऑर्गेनाइज किया गया ऑल ओवर द कंट्री और उनके बीच में मार्क्सिस्ट आइडियाज़ को और कम्युनिस्टिक आइडियाज़ को प्रोपगेट किया गया, प्रमोट किया गया। देखो बड़ा सिंपल, इसमें 2-3 चीज़ें ही, मतलब इसमें फैक्चुअल चीज़ें नहीं है, कहानी है। कहानी ये है कि एक तो मार्क्सिस्ट आइडियाज़ की ग्रोथ देखने को मिल रही है, सोशलिस्टिक आइडियाज़ की ग्रोथ देखने को मिल रही है। सोशलिस्टिक आइडियाज़ की जो ग्रोथ है उसको लीड कर रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसको लीड कर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस, और ये विद इन दी कांग्रेस एक लेफ्ट विंग का इमरजेंस देखने को मिल रहा है। ये जो लेफ्ट विंग है ये ना तो स्वराज्य से एग्री कर रही है और ना ये नो चेंजेस से एग्री कर रही है। ये जो लेफ्ट विंग है ये नेशनलिज्म की बात कर रही है, ये एंटी इंपीरियलिज्म की बातचीत कर रही है, लेकिन ये सोशल जस्टिस की भी बातचीत कर रही है। ये जो लेफ्ट विंग है ये पूर्ण स्वराज की डिमांड कर रही है, ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड कर रही है। इसी दौरान कम्युनिस्टिक आइडियाज़ की भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। कम्युनिस्टिक पार्टी ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया गया एम एन रॉय के द्वारा 1920 में। कहाँ पे? ताशकंद में, जो कि आज की डेट में उज्बेकिस्तान की कैपिटल है। लेकिन 1925 में इसके फाउंडेशन को इंडिया में फॉर्मलाइज किया गया। इंडियन कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई कहाँ पे? कानपुर में। 1924 में एक कानपुर वॉल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस चला। इसमें कई सारे कम्युनिस्ट लीडर्स जैसे एस.ए. डांगी हैं, मुजफ्फर अहमद हैं, शौकत उस्मानी हैं, नलिनी गुप्ता हैं, इनको अरेस्ट किया गया, इनको ट्राई किया गया। कानपुर वॉल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस क्या था? बेसिकली सरकार ने आरोप लगाया कि जो कम्युनिस्ट लीडर्स हैं ये ब्रिटेन के क्राउन को ओवरथ्रो करना चाहते हैं, रानी को हटाना चाहते हैं, उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। फिर इसके इर्द गिर्द 1929 में मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस हुआ। बहुत सारे कम्युनिस्ट लीडर्स को, ट्रेड यूनियन के लीडर्स को, लगभग 31 लीडर्स को अरेस्ट किया गया और सरकार ने इनके ऊपर आरोप लगाया
कि ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट में वर्कर्स की एक लंबी चौड़ी स्ट्राइक ऑर्गेनाइज करने की प्लानिंग कर रहे हैं, अनरेस्ट क्रिएट करना चाहते हैं। तो मतलब कम्युनिस्टिक आइडियाज भी प्रोपेगेट किए जा रहे थे। इसी फेज के दौरान इंडियन यूथ में भी एक्टिविज्म देखने को मिल रहा था। कई सारे स्टूडेंट लीग्स को स्टैब्लिश किया गया, कई सारे स्टूडेंट कॉन्फ्रेंसेस को ऑर्गेनाइज किया गया। इनफैक्ट 1928 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑल बंगाल स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस को प्रेसाइड किया, उसके प्रेसिडेंट बने। कई सारे पीजेंट एजिटेशंस देखने को मिल रहे थे। यूनाइटेड प्रोविंस में कई सारे पीजेंट एजिटेशंस हुए इसी फेज के दौरान। और ये जितने भी पीजेंट एजिटेशंस होंगे, ये क्यों होंगे? उनकी अपनी समस्याएं हैं। टेनेंसी लॉज हैं, उनको बदलवाने के लिए, रेंट्स को लोअर करने के लिए, इविक्शन के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन के लिए। तो यूनाइटेड प्रोविंस में कई सारे पीजेंट एजिटेशंस हुए। इसके अलावा अपन ने पढ़ा है रंपा रीजन में, जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहाँ पे पीजेंट एजिटेशन हुआ। राजस्थान में कई सारे पीजेंट एजिटेशंस हुए। बॉम्बे और मद्रास के रैयतवाड़ी एरियाज में पीजेंट एजिटेशंस को ऑर्गेनाइज किया गया। जो बड़ा फेमस है, बारदौली सत्याग्रह हुआ गुजरात में, और इसको लीड किया था वल्लभ भाई पटेल ने, 1928 में हुआ। इसके लिए एक फैक्ट ये भी है कि इसी सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को टाइटल मिला था सरदार का। इनको बुलाया जाने लगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बारदौली सत्याग्रह कहाँ पर हुआ? गुजरात में हुआ। इट वॉज लेड बाय वल्लभ भाई पटेल। कब हुआ? 1928 में हुआ। इसी फेज के दौरान ट्रेड यूनियंस में भी ग्रोथ देखने को मिली। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को फॉर्म किया गया। इसकी फाउंडेशन रखी गई 1920 में। इसके पहले प्रेसिडेंट बने लाला लाजपत राय, और दीवान चमनलाल इसके जनरल सेक्रेटरी बने। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कब फाउंडेशन रखी गई इसकी? 1920 में। पहले प्रेसिडेंट कौन बने? लाला लाजपत राय। दीवान चमनलाल इसके पहले जनरल सेक्रेटरी बने। और ये जितनी भी ट्रेड यूनियंस फॉर्म होंगी, ये अलग अलग जगह पे बहुत सारी ट्रेड स्ट्राइक्स को ऑर्गेनाइज करेंगी। जैसे खड़गपुर रेलवे वर्कशॉप में स्ट्राइक ऑर्गेनाइज की गई, ये सब 1920s में ही हो रहा है। टाटा आयरन एंड स्टील वर्क्स जो कि जमशेदपुर में है, वहाँ पे स्ट्राइक को ऑर्गेनाइज किया गया। बॉम्बे टेक्सटाइल मिल्स, ऐसी बहुत सारी ट्रेड यूनियन की स्ट्राइक्स को ऑर्गेनाइज किया गया। 1923 में फर्स्ट मे डे सेलिब्रेट किया गया। मे डे अपन बोल सकते हैं फर्स्ट लेबर डे सेलिब्रेट किया गया। कहाँ पे? मद्रास में। तो ये भी फैक्ट है, 1923 में फर्स्ट मे डे वॉज सेलिब्रेटेड इन इंडिया इन मद्रास। कई सारे कास्ट मूवमेंट्स देखने को मिले, जैसे जस्टिस पार्टी मद्रास में हुआ करती थी। ये जो जस्टिस पार्टी है, ये नॉन ब्राह्मण्स की पार्टी हुआ करती थी। इनफैक्ट जब एनसीएम चल रहा था और सारी पॉलिटिकल पार्टीज, ऑलमोस्ट सारी पॉलिटिकल पार्टीज बॉयकॉट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स कर रही थी, गांधी जी को सपोर्ट कर रही थी, उस टाइम पे ये छोटी सी जस्टिस पार्टी मद्रास की, इसने इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया था। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चला 1925 में। पेरियार साहब, ईवी रामस्वामी नायकर, मद्रास में इन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाया। सत्य शोधक समाज स्टैब्लिश किया गया था सतारा महाराष्ट्र में। भास्कर राव जाधव ने लड़ाई लड़ी महाराष्ट्र में। अंबेडकर साहब के अंडर महर्स को ऑर्गेनाइज किया गया महाराष्ट्र में। फिर इजावाज के बारे में अपन ने पढ़ा हुआ है, ये ऑर्गेनाइज हुए, इन्होंने लड़ाई लड़ी केरला में, और इनको लीड किया के अय्यप्पन ने। बिहार में यादव्स की लड़ाई बड़ी फेमस लड़ाई है। यादव्स को सप्रेस किया जाता था, तो फिर वो यूनाइट हुए और वो खड़े हुए। आज तक लालू प्रसाद यादव की जो पॉलिटिक्स है वो इसी पे चलती है सारी, कि यादव्स को ऑप्रेस किया जा रहा है। यूनियनिस्ट पार्टी, इसने भी कास्ट के अपलिफ्टमेंट या कास्ट के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, उसकी लड़ाई लड़ी पंजाब में। किसके अंडर? फजल ए हुसैन के अंडर। ये सारे मूवमेंट्स के बारे में अपन ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। जब अपन ने मूवमेंट्स पढ़े थे, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स की बातचीत की थी, वहाँ पे इन सब के बारे में अपन ने बातचीत की थी। और इस पूरे सेशन में भी बहुत ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें नहीं है, बस एक कहानी है कि अपन आगे की जो लड़ाई चलेगी उसका बैकग्राउंड ले डाउन कर रहे हैं, उसकी फाउंडेशन ले डाउन कर रहे हैं, और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन से ट्रेंड्स इमर्ज हो रहे हैं। बिकॉज अल्टीमेटली यही जो ट्रेंड्स हैं वो आगे की पूरी लड़ाई को इंडिपेंडेंस तक लीड करेंगे। इसी फेज के दौरान रिवॉल्यूशनरी ट्रेंड भी देखने को मिला। रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। बेसिकली होगा क्या कि जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को एकदम से विड्रॉ कर लिया जाएगा, तो बहुत सारे रिवॉल्यूशनरीज जो हैं वो बेहद डिसअपॉइंटेड होंगे। उनको लगेगा कि नॉन वायलेंस के थ्रू कुछ नहीं होगा, और एक रिवॉल्यूशनरी ट्रेंड इमर्ज होगा। पंजाब, यूपी, बिहार में इस लड़ाई को लीड करेगी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे HSRA, जिसका बाद में जाके नाम हो जाएगा। अगले ही सेशन में इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। और बंगाल में इस लड़ाई को लीड करेंगे युगांतर ग्रुप के लोग।
अनुशीलन ग्रुप के लोग, और फिर एक चित्तगोंग रिवोल्ट ग्रुप फॉर्म होगा सूर्य सेन के अंडर। इसके बारे में भी अपन बात करेंगे। युगांतर और अनुशीलन ग्रुप के बारे में थोड़ा बहुत तो अपन ने पढ़ा हुआ है, जो पहले फेज में रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हुई थी वहाँ पे अपन ने पढ़ा हुआ है। आगे चल के इस दूसरे फेज में किस तरीके से रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे उसको अपन देखेंगे। इसके साथ आज की अपनी बातचीत खत्म हो गई। ये एक तरीके से बेसिक फाउंडेशन ले डाउन की अपन ने आगे वाले सेशंस के लिए। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज आगे की जितनी भी लड़ाई है वो इस फाउंडेशन के ऊपर खड़ी होगी, बिकॉज यहाँ से इमर्ज होंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। यहाँ से इमर्ज होगा सोशलिज्म का आइडिया, जो कि हमारे कंट्री के फ्यूचर को शेप करेगा। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का अपना इंपॉर्टेंट रोल है, और ये जो रिवॉल्यूशनरी ट्रेंड देखने को मिलेगा, यही रिवॉल्यूशनरी ट्रेंड प्रोड्यूस करेगा भगत सिंह जैसे लोगों को, जिनके बारे में अपने को पढ़ना चाहिए, पढ़ना है। ये जो ट्रेड यूनियनिज्म है, ये ट्रेड यूनियनिज्म जब भी हमारे यहाँ पे मास मूवमेंट होगा उसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करेगा। इस सब के बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। जाने से पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू वेरी मच।